और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत, 5 की आंच देख रहे हैं आप। और आज बजट सत्र पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में ही विपक्ष ने भूपेश सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज से आगाज हो गया। पहले दिन ही सत्र के दौरान हंगामा हुआ। राज्यपाल ने अंग्रेजी में अभिभाषण दिया। उन्होंने भूपेश सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां बताई। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों में SC/ST को लाभ दिया। प्रदेश को लगातार स्वच्छता का अवार्ड मिला। ऑनलाइन सट्टे और गैम्बलिंग के खिलाफ कानून बनाया गया। राम वन गमन पथ का निर्माण किया गया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में लोगों के घर तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग the benefit of reservation in government service and professional courses to the members of the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes as per law. राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब प्रदेश सरकार को राज्यपाल के पद पर अगर विश्वास नहीं तो उसे कैबिनेट से पास करवाकर पढ़वाना ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा खिलाफी की है। अंतिम अभिभाषण हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब इन्होंने उसको अंगीकृत किया, लेकिन आप देखेंगे और आज का भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार केवल वादा खिलाफी करना और वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये सरकार के काम है। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया। कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पे ये सत्र भी फोकस रहेगा, अभिभाषण भी फोकस रहेगा और हमारा बजट भी फोकस रहेगा। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि महामहिम के अभिभाषण में उन सारी बिंदुओं का ये भूपेश बघेल सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसके बाद नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वजह से इस बजट पर सभी वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं। माना यह जा रहा है कि इस बजट में सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण सौगातें दी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी हल्ले हंगामे, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, इनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और अब 6 तारीख को बजट भी पेश किया जाना है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। इस वक्त मुकेश शर्मा साहब, बीजेपी नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज से बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई। अभिभाषण को लेकर भी थोड़ी नाराजगी बीजेपी की तरफ से आई। जी मुकेश जी। देखिए, निश्चित रूप से सरकार का बजट सत्र शुरू हुआ है और माननीय महामहिम राज्यपाल जी बजट का अभिभाषण हुआ, लेकिन सरकार के तरफ से राज्यपाल के ऊपर में भी याचिका दायर किया गया था। तो कहीं ना कहीं उनको राज्यपाल जी के ऊपर में भी, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता माननीय बृजमोहन जी कह रहे थे कि उनके ऊपर में भी विश्वास नहीं है। और कांग्रेस सरकार की आखिरी बजट है। इस बजट में भी यदि अपने जन घोषणाओं में किए हुए वादों को
के लिए बजट अलॉट नहीं करते। पिछले 4 साल में तो ऐसा कहीं दिखा नहीं। बेरोजगारी भत्ता की बात ये किए थे, लेकिन बेरोजगारों के लिए कहीं इनके बजट में कोई प्रावधान नहीं था। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, सर्व विधवा पेंशन, ऐसे अनेक घोषणाएं इन्होंने किया था, लेकिन पिछले 4 साल में तो कहीं पे देखने को मिला नहीं कि बजट में अलग कोई इन्होंने प्रावधान किया हो। अब ये आखिरी बजट है और इस बजट में भी यदि ये अपने घोषणाओं का इसमें प्रावधान नहीं करते हैं तो इनका ये अंतिम बजट ही हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की अंतिम बजट होगी। इसके बाद इनको बजट लाने का और अवसर देगी नहीं जनता। जैसा जैसे इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो इन्होंने कहा था अपने जन घोषणा पत्र में तो वोट लेते समय और फिर बाद में उसको भुला दिया गया, तो अब जनता ये सरकार को भुलाने जा रही है। ये स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में। जी, आपने दो बातें कही तो जी। एक बात विश्वास की है, बहुत अच्छी बात है। राज्यपाल अभिभावक होते हैं पूरे राज्य के, और अविश्वास वाली बात आपने कही। आपको तो पूरा विश्वास है मुकेश जी, फिर कम से कम राज्यपाल का अभिभाषण तो पूरा होने देना चाहिए था। टोका टाकी या नाराजगी बाद में भी जताई जा सकती थी मुकेश जी। देखिए, राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और सरकार के तरफ से जो बातें कही गई, तो ये एक परंपरा है। उसमें उससे कुछ भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात कह रहे हैं उस बात में कितना दम है, क्या बात ये कह रहे हैं कि जो बात ये कहे थे उसको ये पूरा कर नहीं रहे हैं, फिर आगे की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नाते हमको बात तो करना पड़ेगा लोगों के सामने, और बात सदन में भी करना पड़ेगा, सड़क में भी करना पड़ेगा। विपक्ष होने के नाते हम तो लगातार इनसे पूछते रहेंगे, आगे भी पूछते रहेंगे। जी जी जी। चलिए, नितिन भंसाली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भंसाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विपक्ष लगातार हमलावर है कि आपको भरोसा नहीं है, या जो राज्यपाल हैं उनसे ये पढ़वाया गया, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नितिन जी, ये ऐसे काम ये लोग करते होंगे, झूठ पढ़वाने वाला हम नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, दुख की बात है भाजपा के लिए कि गवर्नर साहब का पहला अभिभाषण था और उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ की, जैसा कि ऑनलाइन सट्टे और गैम्बलिंग पे जो कानून बनाया सरकार ने, और मोर मकान मोर जमीन योजना के तहत लोगों को छत दी, ST SC को सरकारी नौकरियां दी, ऐसी विभिन्न बातों पर गवर्नर साहब ने, राज्यपाल जी ने वहां पर अभिभाषण दिया और पहला अभिभाषण था। आज तो कम से कम शांति से सुनना था। ये शोर शराबा करके सदन का भी समय खराब कर रहे हैं और गवर्नर का भी अपमान कर रहे हैं, तो ये इनको सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दे इनके पास है नहीं। गिने चुने 14 लोग विधानसभा में बचे, तो 14 के 14 हल्ला करके ये बताना चाहते हैं मैं एक्टिव हूं, वो कहते हैं मैं एक्टिव हूं। वो चाहे कोई भी हो इन 14 में से। इस हालात में मानसिक रूप से ये सारे अवसाद में है और फ्रस्ट्रेशन में है, तो ऐसा लगता है कि विधानसभा के सदन में ही ये अपना पूरा भड़ास निकाल रहे हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि मुद्दे इनके पास कोई है नहीं। देखिए, बजट होगा, लोक कल्याणकारी बजट होगा, किसान, युवा, गरीब, किसान, इन सभी लोगों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को, शहरों के विकास को, इसमें फोकस किया जाएगा। रुकना चाहिए। गवर्नर साहब का अभिभाषण था, शांति से पढ़ने देना था। पहले ही अभिभाषण में गवर्नर बनने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद पहले अभिभाषण में आए हैं विधानसभा में, और बीजेपी ने जो वहां पर वो हंगामा और शोर शराबा किया, ये उनका गवर्नर का अपमान किया। जी जी। मुकेश जी लगातार बने हुए हैं, मुकेश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। सुनना चाहिए था अभिभाषण। मुकेश जी, एक बात तो ये निकल कर आई, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जहां भी सरकार अगर बीजेपी की नहीं है तो राजभवन बनाम सरकार की स्थितियां बन क्यों रही हैं? चाहे पश्चिम बंगाल में देख लिया जाए, हालांकि अब तो धनखड़ साहब उच्च सदन में पहुंच गए हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए, ज्यादातर राज्यों में ये स्थितियां बनती क्यों हैं मुकेश जी? ये दूसरा सवाल। दो बातें, एक, राज्यपाल का अभिभाषण सुनना चाहिए था, दो, ये स्थितियां बन क्यों रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, और दूसरी बात यह है कि राज्यपाल और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। यदि ये गरीबों के प्रति
और जनता के प्रति गंभीर होते तो विषयों को वैसे लेके चलते तो कभी भी किसी भी राज्यपाल के साथ कोई इस प्रकार का मतभेद वाली बात नहीं आती है। तो ये इनका काम आरोप लगाना है, और ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नहीं मुकेश जी, कांग्रेस आरोप लगाने की जिम्मेदारी आपको मिली है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को यदि छत्तीसगढ़ के 11 लाख मजदूरों को, गरीबों को घर नहीं मिलता और उसको वो मुद्दा नहीं मानते हैं, अरे क्या क्या किसको मुद्दा मानते हैं वो? आप गरीब किसको मानते हैं पहले ये बताओ। और उसको मुद्दा नहीं मानते हैं वो, और ये मुद्दा भी इन्होंने की बात करते हैं। मानते हैं उससे बताओ, उसका बताइए गरीब किसको मानते हैं? हमने गरीबों को पहचाना है और उनके मकान देने का, उनको छत देने का काम किया है। ठीक नितिन जी, आ रहे हैं आपके पास। एक बात जो अब सुनने का भी साहस नहीं बचा जी, एक तो काम जो एक बड़ी बात मुकेश जी ने कही है, जन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते भाई। झूठ बोलोगे तो मैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ, रोकूंगा भी रोकूंगा। लोगों से वोट लोगे और गरीबों के सर से छत छीनोगे, उसके बाद आप मुद्दे की बात करोगे। अरे आप गरीब किसको मानते हो? हम तो मानते हैं गरीबों को पहचाना है। भूमिहीन खेती और मजदूरों को हमने योजना के तहत हमने उनके खाते में पैसा दिया है। नया किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा दिया है। हम गोधन न्याय योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट। हाँ नितिन जी, अब मैं एक ऐड ऑन और करना चाह रहा हूँ। अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा विपक्ष के निशाने पर है क्यों? एक, दुर्ग में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, वहां पर जिस तरह की भीड़ आई, ठीक है कोई बड़ा नेता आया नहीं आया उस पर नहीं, लेकिन दुर्ग का प्रदर्शन क्या आपको परेशान नहीं करता? मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है बीजेपी की तरफ से। जी नितिन जी, भाड़े के ये भाजपा के कार्यकर्ता भाड़े के लोगों को लेकर जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे, सुपर फ्लॉप प्रदर्शन। जनता साथ में नहीं है, गरीब कोई भी साथ में नहीं है। अरे मैंने तो प्रश्न पूछा इनको, भाई गरीब किसको मानते हो? गरीब किसको मानते हैं? सरकार ने उसके लिए काम किया है प्रदेश में। आज इसी वजह से पूरे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम पर देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ टॉप पर आता है। ये क्या बात करेंगे गरीबों की? मोर आवास, मोर मकान, मोर जमीन, मोर मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निरंतर मकान आवंटन का काम, मकान निर्माण का काम चल रहा है। पर केंद्र सरकार ने हमारे हिस्से का जो पैसा केंद्र सरकार को देना था वो जमा करने के बावजूद किस्त को रोक कर रखा है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में भी उन्होंने किस्त रोकी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास कोई विजन नहीं है। भाजपा टेलीविजन से चलती है, विजन से नहीं। हम विजनरी लोग हैं और विजन पे काम करते हैं। जनता आपको आईना दिखाने वाली है, और ये अरे जनता आपको दिखा चुकी है। अरे वो तो बजट इस सत्र का है, आप लोगों का तो अंतिम 15-15 साल सरकार में रहे हो। ओ शर्मा जी कैसे आ गए ये 15-14 पे आ गए हो यार? तो उस पे चिंतन करो, ये सब फालतू मुद्दे छोड़कर जमीन पर जाओ, जनता से मिलो, काम करो। ये भाड़े के लोगों को लेकर प्रदर्शन करना बंद करो भाई। आप वापस उसी जगह पे पहुंचने वाले हो, जनता आपको पहुंचाने वाली है। मुझे आप लोगों की स्थिति देखकर लगता है कि इस बार आप लोग, मुझे लगता है कि दशक को भी टच नहीं कर पाओगे। जो स्थिति देख रहे हैं आपकी वर्चस्व की और अस्तित्व की लड़ाई, इनके नेता अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, वो क्या शिवरतन शर्मा, वो कौन से जो बचे कुछ नेता है, धर्मलाल कौशिक, नारायण चंद्र, सब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे 14 बन जाओगे तो बहुत है भाई। इसी प्रकार चिल्लाते रहोगे तो अपनी सरकार को 14 से नीचे ले आओगे भाई। जी जी, चलिए नितिन जी, वापस सवाल आपसे मैं शुरू करता हूं। बार बार चुनौतियों का जिक्र आ रहा है, कर्मचारियों के आक्रोश का जिक्र आ रहा है और प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं, ये आप भी मानते हैं। क्या इस बजट के बाद प्रदर्शन के सिलसिले कुछ कम होंगे नितिन जी? देखिए, हर वर्ग के लिए सरकार प्रयासरत है। हर चीजों को, अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थितियों को देखकर निर्णय लिए जाते हैं। हाँ, हमारे मैनिफेस्टो पर आएंगे, हमने 36 वादे किए थे चुनाव से पहले। हम हमारे वादों को किस तरीके से पूरा करें, उसके तहत जो भी चीजें होंगी उसको पूरा करने के लिए सरकार संकल्पित है और हम इस विषय पर काम भी कर रहे हैं। अभी बजट की बात देखिए, बोल रहा हूँ, आप मेरे से इतना गंभीर सवाल पूछ रहे हो। शराबबंदी में आ रहे हैं तो बुरी तरीके से पीटेंगे, बुरी तरीके से पीटेंगे। अच्छा चलो, मैं आपको शराबबंदी में भाई, जो मध्य प्रदेश में भारतीय वो शराब दुकान के बाहर पत्थर लेके खड़ी है, पहले उसको शांत करो।
आपको मालूम है महिलाओं को शराब बेचने के लिए मध्य प्रदेश में अलग काउंटर लगा है। और मैं ये बता दूं कि किस प्रदेश में शराब बनती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए बताइए, हम तो उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक समिति, हमारी प्रशासनिक समिति, हमारी सामाजिक समिति, सारी समितियां काम कर रही है। जी मुकेश जी, आपने क्या किया भाई? ये शराब का 500 करोड़ का राजस्व 5000 करोड़ में पहुंचा दिया 2018। ये जब भी जिक्र आता है मुकेश जी, बिक्री के नाम पर और शराब पीने वालों के नाम पर छत्तीसगढ़ पर जनता के साथ किस वादे हैं बात करते हैं। ये डिबेट से क्या भटकाने का काम कर रहे हैं? आप देखिए ललित जी, आपने गंभीर विषय पर मेरे से सवाल किया और एक मुकेश जी एक बात है, सुनने की आदत नहीं। शराबबंदी का एक आपका मुद्दा, और जाहिर तौर पर चूंकि आप ये दावा करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी, कभी कभी आपके अति उत्साही कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बताते हैं, तो सवाल तो आपसे पूरे देश से जुड़े पूछे जाएंगे। आपको बता दूं, निकाल लीजिए। अरे मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है, अरे सवाल सुन लीजिए। मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है। अरे मुकेश जी सवाल सुन लीजिए। वो मिस कॉल मार के जो, अरे तो नहीं नितिन जी, आप इतना प्रताप आपने देखा है कि हनुमान जी का मिस्ड कॉल आ जाए उसको मेंबर बना दिया गया हो? छोड़िए ना, उस पर अपन चर्चा करते रहेंगे। मुकेश जी, शराबबंदी का मुद्दा बूमरैंग की तरह लौटकर आपके ऊपर आता क्यों है? सुनते हो ना, मेरी बात सुनते हो मुकेश जी? शराबबंदी का जब भी जिक्र आता है गले में तकलीफ हो ये मुद्दा बूमरैंग की तरह लौटकर आपके पास ही आता है। ऐसे कैसे डिबेट होगा? ऐसे कैसे भाई, डिबेट होगा? ये गर्मी का टाइम है, बीपी बढ़ जाएगा भाई, बीपी बढ़ जाएगा। शांत रहो, आराम से बोलो, मैं भी आराम से बोलता हूँ। चलो बोलो। ठीक है नितिन जी, फिर मूल सवाल, प्रदर्शन आपके लिए चुनौती बने हुए हैं, कर्मचारी, और जब भी जन घोषणा पत्र की बात आएगी बेरोजगारी भत्ते का सवाल उठेगा, इसका साफ जवाब आता नहीं है। जी प्लीज। बिल्कुल साफ जवाब दूंगा। इनको बोलना बीच में नहीं बोले, तबीयत खराब हो जाएगी, इतना चिल्लाना भी ठीक नहीं है। देखिए बेरोजगारी भत्ता इस सेशन में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी वादा कर चुके हैं, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये कहेंगे कि आपने क्यों नहीं दिया, तो मैं बता दूं पुनीत जी, ललित जी, कि हमने रोजगार देने का काम किया है। नए रोजगार सृजन हुए हैं, उद्योग नीति से बंद पड़े उद्योग शुरू हुए, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों को मिला है। आप देखिए किसान जो 14 लाख थे वो रजिस्ट्रेशन किसानों का बढ़ के 25 लाख तक चला गया है। तो इसी हिसाब से रोजगार लगातार मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जिसने आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार मिशन का भी गठन किया है। उसके बाद भी आधे प्रतिशत के आसपास की बेरोजगारी इस प्रदेश में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है और वो देंगे। मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं, 2003 का ये घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी करते हैं। संकल्प पत्र में कहा था हर बेरोजगार को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 साल 1 रुपया नहीं दिया। 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार इस प्रदेश में 2018 में थे। एक बेरोजगार का यदि गिना जाए तो 90,000 रुपए होता है। अब मुकेश जी से जवाब ले लिया जाए, आप उनके बीपी की बहुत चिंता करते हैं। रुकिए, ठीक, मुकेश जी प्लीज। देखिए, जन घोषणा पत्र के माध्यम से वोट लेने के लिए यदि जन घोषणा पत्र बनाते हैं और उसके वादे को पूरे नहीं करते हैं, उसके बाद कौन से सन में भारतीय जनता पार्टी क्या जनता को, क्या बेरोजगारों को ये बताने वाले हैं कि हम भी इसलिए नहीं किए कि 2000 इतने में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था इसलिए हमने नहीं किया? क्या ये जवाब देने वाले नहीं बोलेंगे? हम तो आपको आइना दिखा रहे हैं कि आप इस प्रकार के प्रश्न मत करिए, पहले अपने गिरेबान में देखिए भाई। हम तो कर रहे हैं, हमने तो रोजगार दिया। आपके भाजपा के कई लोग गोबर खरीदी, गोबर बेच रहे और सरकार खरीद रही है और लाभ कमा रहे, स्कूटियां खरीद ली है। आपके भाजपा के विभिन्न मंत्री नेता धान बेच रहे, 2500 रुपए का पेमेंट पा रहे है। नहीं, अनावश्यक कि अपना भी समय खराब करते हैं और हमारा भी समय खराब। इनको जवाब सुनना नहीं है, प्रश्न सुनना नहीं है, सिर्फ बोलते जाना और अनर्गल बात करना है जिस बात का कोई अर्थ नहीं है। 12,500 करोड़ की बात का क्या रोजगारों के। अरे आप लोग, आपको नहीं है, जनता सीरियसली ले नहीं रही है आप लोग। तो कहीं ना कहीं आज गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया भाई। चलो बताओ, चलो महंगाई के गैस के सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा दिए भाई? बताओ क्यों बढ़ा दिए? लीजिए हार मचा हुआ है। चलिए मुकेश जी प्लीज। हाँ मुकेश जी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ठीक है नितिन जी मुकेश जी आप हाइपर हो जाते हैं अभी लंबे अरसे। अरे
आपको अभी विधानसभा चुनाव तक पक्ष रखना है, इसी मजबूती के साथ रखना है। मुकेश जी सुनिए तो, अभी पक्ष रखने का सिलसिला लंबा रहेगा, सवाल बाकी राज्यों से ज्यादा आपके खाते में आएंगे, आप चिंता ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी जाते जाते गैस सिलेंडर का वॉल्व खोलकर चले गए, इस बात को भी आवाम नहीं भूलेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।